आए हैं जिसमें सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा और पेपरलेस बनाया जाएगा। अगले 2 साल में हम इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से लागू कर दिया गया है। जुलाई 2024 में हमने विवाद से विश्वास स्कीम लाई थी। हमारा मकसद ये था कि हम टैक्स से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनका निपटारा किया जा सके और इसको बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और लोगों ने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और इसमें बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स ने अपनी जो दिक्कतें थी, जो विवाद थे, उनको सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि रोजगार आगे बढ़े और जो बाहर रहने वाले भारतीय हैं और हम इसको लेकर के और भी टैक्स के लिए for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage अभी मौजूदा दौर में is available only जो ये स्कीम है वो समंदर के रास्ते जाने वाले जहाजों को ही उपलब्ध मिलती है। टनेज स्कीम जो है, अब इसमें हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि जो इनलैंड वेसल्स हैं, यानी कि जो भारत में काम करते हैं, भारत में चलते हैं, उनको भी फायदा दिया जाएगा ताकि भारत के अंदर भी समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिल सके। हम स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसकी स्थापना करने के लिए हम यहाँ जो इकोसिस्टम है, इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम माहौल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मौजूदा सुविधाएं हैं वो स्टार्टअप को अगले 5 साल तक मिलती रहें। जो 1 अप्रैल 2030 से पहले तक ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। हम इसके साथ साथ आईएफएससी में और भी सुविधाएं ऐलान करना चाहते हैं जिसमें इंश्योरेंस ऑफिस स्थापित किए जाएंगे और जो वैश्विक कंपनियां हैं वो आईएफएससी के तहत स्थापित की जा सकती हैं। वो यहाँ पर जो सुविधा लेना चाहते हैं Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. पर्सनल इनकम टैक्स सुधार की अगर बात की जाए तो हमारा इसमें खास ध्यान मिडिल क्लास पर है। लोकतंत्र, आबादी और मांग ये मुख्य स्तंभ हैं किसी भी देश के विकास के लिए और विकसित भारत के रास्ते में ये प्रमुख हमारे स्तंभ होंगे। मध्यम वर्ग हमारे लिए बहुत ही अहमियत है और हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है वो हमेशा ये यकीन करती है कि मध्यम वर्ग के पास राष्ट्र निर्माण की अपार शक्ति है और उनके योगदान को हम मानते हैं, उनके योगदान को हम स्वीकार करते हैं और उनके योगदान को स्वीकार करते हुए हमने समय समय पर उनके टैक्स के बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद से ही हमने नील टैक्स स्लैब को बढ़ाया था, 2.5 लाख तक किया था और इसको और आगे बढ़ा करके हमने 5 लाख तक किया गया था 2019 तक और 7 लाख तक अब इसको 2023 में किया गया। और ये मिडिल क्लास पर हमारी सरकार कितना भरोसा करती है इसका सबूत है। और अब हम यहाँ पर खुशी है ऐलान करते हुए कि अब नो इनकम टैक्स, अब 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be
12.75 lakh for salaried. मौजूदा व्यवस्था है, इससे लगभग 100% उनको फायदा होगा। A person having income of 8. देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य दो संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से जैसा नाम वैसा ही काम, कमल जैसे मुलायम है और कभी किसी के अमंगल के बारे में नहीं सोचते। पूरी सहजता के साथ, पूरी सरलता के साथ उनका पूरा जीवन इसी रूप में सनातन धर्म के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा है। आज जगत गुरु के रूप में उनका अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सबके अनन्य सहयोगी और नाम के अनुरूप काम भी, जो सदैव एक संतुष्ट भाव के साथ दूसरों को भी संतुष्ट कर देते हैं अपने व्यवहार से, ऐसे संतोष दास जी महाराज पूज्य सतवा बाबा परंपरा से जुड़े हुए आचार्य हैं। आज पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर ने सतवा बाबा को भी यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की इस परंपरा में स्वामी विष्णु स्वामी संतोषाचार्य के रूप में उन्हें यहाँ पर उनका अभिषेक किया है, पट्टाभिषेक किया है। उन्होंने अपने गुरु परंपरा को उसी निष्ठा के साथ, उसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए, सनातन मूल्यों के लिए योगदान देने की बात आती है, वह पूरी तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मैं तो पहले सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर अब उनके नाम के आगे सतवा बाबा हटा दे, लेकिन अच्छा है कि सतवा बाबा के नाम पे ही वही जाने जाएंगे। सतवा बाबा और विष्णु स्वामी जगत गुरु की जो परंपरा है, उस परंपरा में वे विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, तो संतोषाचार्य जी महाराज के रूप में अब वे जाने जाएंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य सतवा बाबा की इस परंपरा का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु विष्णु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना,
क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री इस वक्त प्रयागराज में हैं और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होना है और अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है और इस वक्त साधु संतों के साथ संवाद मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है और इस संवाद में बड़ी संख्या में साधु संत मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम महामंडलेश्वर, तमाम बड़े साधु संत इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी उनके साथ इस वक्त है। तो अमृत स्नान होना है और तैयारियां जोरों पर है और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। तमाम तैयारियों का जायजा और निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और एक एक तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ साधु संतों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस वक्त की जा रही है। और ये तस्वीरें भी प्रयागराज महाकुंभ से आपके सामने हैं। बसंत पंचमी का दिन आने वाला है, अमृत स्नान होना है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, उसका जायजा मुख्यमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। तो आज 1 तारीख है और 3 तारीख को बसंत पंचमी है और साथ ही अमृत स्नान में है और अमृत स्नान के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी उनकी ओर से लगाई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज आम बजट भी पेश हो रहा है और साथ ही अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि 0 से 12 तक कोई टैक्स नहीं और 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख तक 20% का टैक्स होगा और 20 लाख 25